हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश साकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिनेश पे। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक की इकाइयाँ, अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की मतलब जो वेग नियतांक होते हैं उनकी इकाइयाँ और अणुसंख्यता, इनसे रिलेटेड लगभग सारी जानकारी मैंने इससे पिछले 2 लेक्चर्स में बता दी है। आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड लगभग सारी जानकारी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है और अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई डाउट है तो इससे पिछले जो 2 लेक्चर हैं ना उनको देख लीजिए, और अगर उनको देखना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप जाइए और उनको देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ मैंने केमिस्ट्री क्लास 12th नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें से जाके आप उन 2 लेक्चर्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड उसके वेग नियतांक, वेग समीकरण से रिलेटेड जान कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोटि की परिभाषा बता दी थी। क्या होती है कि किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, या जितने अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन के द्वारा वेग का निर्धारण किया जाता है, उसे कोटि कहा जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये कोटि जो है ना, आपको एक वर्ड से बता देता हूँ। इस कोटि को मतलब लेना है आपको अभिकारक की सांद्रता से। अब अगर हम शून्य कोटि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभिकारक की सांद्रता क्या है? 0 माननी, मतलब उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो 0 हो रहा है। तो इसी से हमारी परिभाषा बनेगी कि शून्य कोटि की परिभाषा क्या बनेगी कि वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दोनों परिभाषाएं सही है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोटि का मतलब क्या लेना है, अभिकारक की सांद्रता से लेना है। अभी हम शून्य कोटि पढ़ रहे हैं, मतलब अभिकारक की सांद्रता कितनी है? तो 0 है। जैसे मैं कोई एक सामान्य अभिक्रिया लिखता हूँ, एक जनरल अभिक्रिया कि ए से उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ये ए क्या है? तो ये अभिकारक है। तो किसी ए अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो अगर हम माने कि ये एक शून्य कोटि अभिक्रिया है, तब मैं इसका मैं t बराबर 0 पर देखो, जैसे t बराबर 0 मतलब अभी मैंने अभिकारकों को मिलाया नहीं है, तब उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी? 0। और मैं जो अभिकारक की सांद्रता है उसे मैं a मान लेता हूँ। ठीक है। अब t बराबर t पर जैसे ही मैंने दोनों अभिकारकों को मिला दिया, रिएक्शन होगी, उत्पाद का निर्माण हुआ, और मैं मानता हूं कि उत्पाद जो है उसकी मात्रा x बन जाती है। तब ये जो अभिकारक की सांद्रता पहले a थी, उससे उत्पाद x बन गया, तो अब क्या होगी? a माइनस x हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं अभिक्रिया का वेग लिखता हूं तो dx अपॉन dt क्या होगा? समानुपाती। देखो, अभिकारकों की शून्य घात की समानुपाती। इसका मतलब क्या है? ये जो अभिकारक है a, इसकी 0 घात के समानुपाती होगा। तब अगर मैं लिखूं dx अपॉन dt, अच्छा मैं इसके लिए वेग नियतांक k0, ये जो है k0, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है। केवल जनरली आप वेग नियतांक लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ये जो 0 लगा दिया ना, तो इसका मतलब शून्य कोटि, 1 लगा देंगे तो प्रथम कोटि, 2 लगा देंगे तो द्वितीय कोटि।
और जनरली अगर आप के भी लिख देते हो ना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने के 0 से सिंबलाइज कर दिया, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। तब मैं इसे कैसे लिखूंगा, तो ये के 0। अच्छा हमें पता है अभिकारक की सांद्रता कितनी है, तो a माइनस एक्स, और उसकी पावर कितनी लेनी, 0। और हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान तो 1 हो जाता है। इसका मतलब dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, k0। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अच्छा मैं dx की वैल्यू बनाऊं तो इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, k0 dt। अब मैं करता हूँ समाकलन करने पर, तब dx का समाकलन इधर k0 और dt का समाकलन, तब dx का समाकलन x, k0 ऐसा है, और dt का समाकलन t और प्लस c। और ये जो c होता है ना, ये सांद्रता नहीं है, ये c जो है ये यहाँ समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब मेरे को पता है कि जब t बराबर 0 था तब x की वैल्यू भी 0 थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है x जो क्या है वो उत्पाद की सांद्रता है, तो x की मान 0 था, क्योंकि समय जब 0 था हमने अभिकारकों को नहीं मिलाया था, तब उत्पाद का निर्माण ही नहीं हुआ था, इसका मतलब x का मान 0। तब देखो यहाँ से x, यहाँ से अगर हम देखते हैं x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ, t की वैल्यू भी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 0। तब अगर मैं देखता हूँ समीकरण 1 से, अगर मैं c की वैल्यू 0 लिख दूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, k0t। इसे बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण बोला जाता है, इसे वेग समीकरण। ठीक है, अगर मैं यहाँ से k0 की वैल्यू बना देता हूँ तो x अपॉन t हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक हो जाता है। दोनों सही है, वेग समीकरण ये वेग नियतांक। अगर जैसे मैंने यहाँ कल बताया था, अगर मैं शून्य कोटि के लिए n बराबर क्या लिया जाता है, 0, तब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ऐसा होता है। और मैं अगर यहाँ से देखूँ तब मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, हमें पता है x का मतलब क्या है, सांद्रता, और सांद्रता का सूत्र क्या होता है, मोल पर लीटर। तब भी हम अगर निकालेंगे तब इसका मात्रक जो आएगा वही आएगा जो हमने कल देखा था कि क्या आएगा, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब ये कैसे आया, अगर ये आपको देखना है तो इससे पिछले लेक्चर की जो वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने ये लगभग पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये वेग नियतांक क्या हो जाता है, k0 बराबर x अपॉन टी। मात्रक अगर हम इसकी यूनिट देखते हैं तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने देख लिया वेग समीकरण क्या होता है शून्य कोटि के लिए, x बराबर k0t। अगर मैं इसका आलेखीय निरूपण करूं, आलेख निरूपण, तब मैं इसकी y बराबर mx से तुलना करता हूं। अच्छा, y बराबर mx से तुलना करने का मतलब, गणित में जो रैखिक समीकरणें होती है उनका एक फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस c बराबर 0 होता है, तब उसे बोला जाता है कि वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। इसका मतलब ये जो इसका जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी। इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो किस टाइप का होगा, मूल बिंदु से गुजरने वाला, गुजरने वाली सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा वही। तो हम अगर इसको y और इसको x मानते हैं तो हमें पता है x नीचे वाला होता है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये t, ये समय हो गया, तो ऊपर ये x, ये सांद्रता है। तब अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ऐसे 0 से मूल बिंदु से पास होगा, और अगर हम इसकी ढाल देखते हैं तब ये डेल्टा t, ये डेल्टा x, तब इसकी ढाल जो tan थीटा लिखा जाता है वो लिखा जाता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से। अब ये tan थीटा क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी देता हूँ। तो ये tan थीटा जो होता है ये y अपॉन x के बराबर होता है। जब भी किसी रेखा की ढाल निकाली जाती है उसके tan थीटा, ढाल
टेन थीटा से बताया जाता है, तो वो क्या होता है y/x। तो y की वैल्यू जो ये होती है वो x की वैल्यू है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ y, तो ये y देखो डेल्टा x है और x डेल्टा t है, इसलिए जो हम ढाल लिखते हैं डेल्टा x/डेल्टा t, और ये किसके बराबर होता है, तो ये केस 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका आलेख निरूपण होता है। अब एक लास्ट वर्ड है अर्ध आयु काल, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर वो भी बता देता हूँ। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है अर्ध आयु काल। अच्छा, हमें वर्ड से ही पता चला, अर्ध मतलब आधा, आयु काल मतलब समय। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं, अभिकार की सांद्रता, अब उत्पाद ये पढ़ रहे हैं, तो मतलब हमारा जो वर्ड रिलेटेड होगा वो किससे होगा, तो वो सांद्रता से रिलेटेड होगा। अब ये अर्ध आयु काल क्या है, तो अर्ध का मतलब आधा, और किसमें, सांद्रता में। तो हमारा वर्ड से ही परिभाषा बनती है कि सांद्रता तो किसी अभिकारक की आरंभिक सांद्रता को आधी होने में लगा समय, वो अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हुई। अब इसका जो सिंबल होता है ना, वो t सही 1/2 ऐसे लिखा जाता है, t और 1/2 अर्ध आयु, क्योंकि t मतलब काल, काल मतलब समय, समय का मतलब t, अर्ध का मतलब आधा, तो t सही 1/2 लिखा जाता है। अब जैसे हमें पता है अभिकारक की जो सांद्रता थी, हमने अभिकारक की सांद्रता मतलब जब t बराबर 0 था तब ये a थी। अब जब हम t 1/2 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये सांद्रता कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब अगर हम इसका वेग समीकरण देखते हैं तो क्या होता है, x बराबर k0t। तो अगर हम यहाँ से देखो t की वैल्यू बनाते हैं तो x/k0 हो जाता है, और हमें पता है अर्ध आयु काल मतलब t सही 1/2। तो x देखो जब t 1/2 है तब सांद्रता कितनी, a/2, इसका मतलब ये हो जाएगा a/2k0। मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा, 2k0 ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि k0 अचर मान है और अचर मान हमेशा कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट है, तो मतलब t 1/2 किसके समानुपाती होगा, तो t समानुपाती, t सही 1/2 समानुपाती होगा a के। मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल उसके सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं साइड में कि अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। तो जो मैंने आपको दूसरा प्रश्न लिखवाया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, मतलब वेग समीकरण क्या होती है, अर्ध आयु काल क्या होता है, उस परिभाषा, तो आपके दूसरे प्रश्न का लगभग पूरा आंसर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हो तो मेरे को लगता है कि यार मैं तो ऐसे फालतू ही पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट भी करते रहिए, जैसे करना हो वैसे कीजिए। अच्छी लगी हो तो अच्छी, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई कमेंट कर दिए, पर करते रहिए। और घर में ही रहना है, स्टे होम स्टे सेफ, घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं बाहर कोरोना भी खैर ठीक है, अब कम पड़ गया, फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।